इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक अभिव्यक्ति और माध्यम, जो 11वीं और 12वीं दोनों के लिए है। तो चलिए इसका शुरुआत करते हैं। 15वां अध्याय, इसमें बताया जाएगा स्ववृत्त बायोडाटा। बायोडाटा का हिंदी होता है स्ववृत्त। लेखन और रोजगार संबंधित आवेदन पत्र, जिसको आप रिज्यूम के नाम से जानते हैं। तो रिज्यूम को ही लिखने के लिए सिखाया जाएगा कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यह हो सकता है कि कोई अपना रास्ता चुने भी, यह हो सकता है कि कोई अपना रास्ता चुने भी और उस पर अकेले भी ना हो, और उस रास्ते पर अकेले भी ना हो। राजमार्ग पर चलने वाले रास्ते नहीं चुनते, रास्ता उन्हें चुनती है। राजा बनना है तो खुद से नहीं बनते हैं, उसके कर्म, उसके काम उसको चुनता है कि राजा बना देंगे तेरे को। ये लिखने वाले का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अयज्ञ। ये हिंदी साहित्यकार थे। इस पाठ में पढ़ेंगे स्ववृत्त की विशेषताओं, स्ववृत्त का स्वरूपाकार, स्ववृत्त की प्रस्तुति, विविध सूचनाओं का ब्यौरा और स्ववृत्त का आवेदन पत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले विद्यार्थियों के मन की बात कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों के मन में अपने भविष्य को लेकर तरह तरह की कल्पनाएं होती है। आपके भी थे, हमारे भी हैं, हमारे और भी थे, और सब किसी के होते हैं। कुछ अपना स्वतंत्र उद्यम, मतलब फैक्ट्री या व्यवसाय व्यापार खड़ा करना चाहते हैं, उसका सपना देखते हैं। तो कुछ अपनी मनचाही नौकरी पाने का ख्वाब बुनते हैं, चाहे चुनते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई मैनेजर बनना चाहता है तो कोई कैशियर बनना चाहता है, कोई बैंकर बनना चाहता है। तो वहीं कुछ शिक्षक बनना चाहते हैं, तो कुछ विद्यार्थी जीवन होता ही है कल्पनों का संसार रचने और उसे हकीकत में बदलने का प्रयास। विद्यार्थी का जीवन होता ही है सपने देखने का और उस सपनों को हकीकत में बदलने का। विद्यार्थी जीवन का यही मतलब है। इसीलिए बोलते हैं स्टूडेंट लाइफ इज अ गोल्डन लाइफ, एवरीवन, नॉट वंस, एवरीवन हैज अ गोल्डन लाइफ दैट ऑल पीपल थिंक व्हाट इज माई फ्यूचर, व्हाट हैविंग माई फ्यूचर। मैं अपने फ्यूचर में क्या कर सकता हूं, सब कोई यही बारे में सोचता है। एक और दिन देखते हैं, एक और दिन छात्र जीवन अपनी परिणति प्राप्त करता है और फिर हम अपनी कल्पना के महल के दरवाजे पर दस्तक देने लगते हैं। दस्तक क्या देते हैं? अंदर प्रवेश का अरमान सजोए, अंदर जो प्रवेश का अरमान जिसको सजोए रखते हैं। लेकिन यहाँ पर देखते हैं, लेकिन कई बार उस महल के दरवाजे पर प्रवेशार्थियों की अच्छी खासी भीड़ होती है। मतलब कई बार सपनों के महल को जब देखेंगे तो वहां पर हकीकत में जाएंगे तो बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे व्यापार, बहुत सारे लोग होते हैं। उसके आगे और अंदर जगह बहुत कम होती है और उसमें सक्सेस पाना बहुत कम होता है। लेकिन कुछ को प्रवेश मिलता है जो बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, और कुछ अधिकांश बाहर ही रह जाते हैं जो फालतू की बातें करते रहते हैं। द्वार के दोबारा खुलने की प्रतीक्षा करते हुए बाकी लोग रुकते हैं। और देखो, नरेंद्र भी एक वैसे ही प्रतीक्षा प्रवेशार्थी था। मतलब वे ऐसा ही वहां पर इंतजार कर रहा था कि दरवाजा खुलेगा, द्वार खुलेगा तो हम फिर अंदर जाएंगे। आपके साथ कभी हुआ है कि किसी सपना को देख रहे हो, किसी मन में एकदम सुबह सुबह सपना दिख रहा है और नींद अचानक से टूट जाए, तो आप सो जाते हो कि हाँ फिर से वो सपना देखने को मिल जाएगा? नहीं हुआ है ना? लेकिन हमारे साथ हुआ है। हमने जब सोए हुए थे तो मुझे एक सपना दिखा, फिर जग गए, फिर सोए, फिर वही सपना, फिर सोए, फिर वही सपना, फिर सोए, फिर वही सपना। मतलब ऐसे करते करते उस दिन 10 से 12 घंटा सोए थे। क्यों? सपना को पूरा करने के लिए। लेकिन बाद में सपना पूरा हुआ। तो ये मन का वहम होता है कि सपना पूरा होता नहीं है। हो सकता है, अरे सोकर तो देखो। सच पूछा जाए तो अंततः इसके भी बहुत आगे जाना चाहता है। बात यह है कि इसके भी आगे जाना चाहता है, और सपने को पूरा करने के लिए उसी सपने को फिर से याद करो, उसके आगे बढ़ जाओगे। इस दिशा की पहली सीढ़ी है मार्केटिंग। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का पद, ये होता है ना, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का पद, ये सबसे ऊपर का पद होता है, जो सेल्समैन के मैनेजर के रूप में जाने जाते हैं। इसके लिए नरेंद्र कुछ समय से जीतूर कोशिश कर रहा था। अखबारों, बिजनेस पत्रिकाओं, बिजनेस के जो समाचार पत्र आते हैं उसमें, और इंटरनेट पर वह विज्ञापनों की तलाश करता रहा है।
और लगातार आवेदन भेजता रहा है, मगर यह तो आवेदन का उत्तर ही नहीं मिला। आवेदन का उत्तर ही नहीं मिला। फिर नकारात्मक उत्तर आता है, हमेशा नकारात्मक उत्तर आता है। आज फिर दरवाजे के घंटी बजी, बाहर पोस्टमैन खड़ा था। नरेंद्र ने दिल की धड़कन बढ़ गई, नरेंद्र की दिल की धड़कन बढ़ गई और आशाओं और आशंकाओं के मिश्रित उहापोह के साथ, उथल पुथल के साथ उसने दरवाजा खोला। पत्र किसी कंपनी से ही आया था। धड़कते सीने, धड़कते हृदय के साथ लिफाफा खोला। फिर वही डाक के तीन पत, वही नकारात्मक उत्तर, नहीं सॉरी तुम इस लायक नहीं हो बस। नरेंद्र के चाचा जी मुंबई से आजकल घर पर ही आए हुए थे, घर पे ही रहते थे। चाचा जी मुंबई में एक बड़ी कंपनी में मानव संसाधन विभाग में बड़े पद पर हैं और उनकी नजर नरेंद्र के उदास चेहरे पर पड़ती है कि बेटा क्या बात हुआ, क्या हो सकता है। नरेंद्र का चेहरा इस तरह उतरा हुआ क्यों है, मतलब पूछते हैं नरेंद्र, चेहरा इस तरह उतरा क्यों है, इतने उदास क्यों नजर आ रहे हो। वैसे तो नरेंद्र का अहम उसे अपना दुख बांटने को रोकता था, लेकिन इस समय वो फट पड़ा था। जख्म ताजा था, इसलिए उसने बता दिया, क्योंकि अहंकार मन में होता है ना कि हम नहीं बताएंगे, क्या सोचेंगे, हमें समझ नहीं पाएंगे। बच्चों की ये बहुत ज्यादा खासियत होती है कि हमें हमारे घर वाले समझ नहीं पाएंगे। अरे भैया, तुम जब हगना मुतना ठीक से नहीं जानते थे, तब से तुम्हारे घर वाले तुमको समझते थे, सीटी मार मार के पोटी करवाते थे, तुम बोलता है कि नहीं समझते थे। गजब की बात आ जाती है। चाचा जी, मैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के पद के लिए न जाने कितने बार प्रयत्न कर चुका हूं, बहुत बार कोशिश कर चुका हूं। अगर मुझे साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू के लिए बुलावा मिल जाए, इंटरव्यू के लिए कोई बुला लेवे, तब तो मुझे विश्वास है कि मैं अवश्य ही चुन लिया जाऊंगा, मुझे लोग सिलेक्ट करके रख लेंगे। मगर उसकी नौबत ही नहीं आती। या तो जवाब ही नहीं आता या फिर इनकार का पत्र आ जाता है। गलत है। अपने भाइयों या रिश्तेदारों को ही चुन लेते हैं और वो लोग अपने भाइयों और रिश्तेदारों को चुनकर ही काम चला लेते हैं। चाचा जी मुस्कुराए और मुस्कुराकर मानव संसाधन विभाग में काम करने की वजह से, वैसे जब वहां पर काम करते थे मानव संसाधन विभाग में, तो ऐसे फफ्तियां सुनने का उनका अनुभव पुराना, जो ये सब बातें सुनते थे ना, फफ्तियां, ये सब बात, निराशा का भाव, ये सब उनको सुनना थोड़ा रोज का आदत था, अनुभव था, क्योंकि मानव संसाधन विभाग में थे। असफल उम्मीदवार कई बार उनके तरह के उल्टे सीधे पत्र लिखते थे और उन्होंने संगत होकर, अच्छे से शांत भाव से होकर नरेंद्र से कहा, बेटे ऐसी बात नहीं है। क्या बोले बेटे? ऐसी बात नहीं है। जिस तरह तुम्हें अपनी मनचाही नौकरी की तलाश है, उसी तरह कंपनियों को भी मनचाहे उम्मीदवार की खोज रहती है। मगर उनकी समस्या यह है कि वे जब भी कोई विज्ञापन निकालते हैं, उनके पास स्वीकृतों का ढेर, मतलब जो ये आपका रिज्यूम होता है ना, तो स्वीकृतों का ढेर लग जाता है। तो कई बार तो 5 पदों के लिए 5000 स्वीकृत आ जाते हैं। ऐसे में किसी भी कंपनी के लिए क्या यह संभव है कि आपको चुने, क्योंकि इतना बड़ा ढेर होता है। वह हर किसी को बुलाए और उनका साक्षात्कार करे तो 5 पदों के लिए अधिक से अधिक 50 उम्मीदवार को ही बुलाया जा सकता है। और ये 50 उम्मीदवार स्वीकृत के आधार पे, किसके आधार पे? स्वीकृत के आधार पर ही चुने जाते हैं, मतलब इंटरव्यू के आधार पर ही चुने जाते हैं। नरेंद्र आचार्य आश्चर्यचकित होकर बोला, यानी साक्षात्कार के बाद तो 10 में से 10 को चुना जाता है। मतलब यहाँ पर नरेंद्र आश्चर्यचकित होकर बोला, साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू के बाद तो 10 में से 1 को चुना जाता है, लेकिन साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाना ज्यादा कठिन है। 100 में से 1 उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए
100 में से एक उम्मीदवार को इंटरव्यू के लिए चुनते हैं और सिवित के आधार पर शेष 99 के हाथ निराशा ही लगती है और 99 लोग वापस चले जाते हैं। चाचा जी बोले, हाँ बेटे, ऐसा ही होता है। हाँ, हो सकता है कि उस 99 में कोई ऐसा भी उम्मीदवार हो जो चुने गए उम्मीदवारों से अधिक योग्य है, फिर भी वो हट जाता है। मगर चूंकि उनकी सवृत्त अच्छी तरह, मतलब उनका जो रिज्यूम होता है, रिज्यूम अच्छी तरह बने हुए नहीं होते, इसलिए वे पीछे छूट जाते हैं। इसलिए रिज्यूम बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी मामले का। नरेंद्र के लिए यह चौंकाने वाली बात थी। चाचा जी आगे बोले, तुम मार्केटिंग को अपना कैरियर बनाना चाहते हो, मगर नौकरी की तलाश भी एक प्रकार की मार्केटिंग ही है। नौकरी की तलाश ही एक प्रकार की मार्केटिंग है। इसमें तुम अपने ग्राहकों को प्रेरित करते हो। इसमें क्या करते हो? अपने ग्राहकों को प्रेरित करते हो कि वह तुम्हारे प्रतियोगियों की तुलना में तुम्हें पसंद करे। जिस प्रकार ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए निर्माता लुभाने वाले विज्ञापनों का सहारा लेते हैं, उसी प्रकार उम्मीदवारों के लिए यह जरूरी है कि वह अपना सुरित मतलब रिज्यूम सुंदर और आकर्षक बनाए और भेजे। चाचा जी बोले, चाचा जी जारी रहे बोलते रहते हैं। एक रिज्यूम की तुलना हम उम्मीदवार के दूत और प्रतिनिधि से कर सकते हैं। दूत और प्रतिनिधि क्या होता है? दूत जो भी हमारे पास है, प्रतिनिधि जो भी हमारे पास है, दोनों उसके बीच में बराबरी करते हैं। लोग क्या करते हैं? उसके उम्मीदवार में सब करके देखते हैं कि भैया सही है कि नहीं है। जिस प्रकार एक अच्छा दूत या प्रतिनिधि अपने स्वामी का एक सुंदर और आकर्षक चित्र प्रस्तुत करता है। आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, वहां के एक स्टाफ को उठाओ और बोलो अपने मालिक के बारे में बोलो, तो सबसे पहले बोलेगा बड़ी हरामी मालिक है हमारा, बड़ा खराब है। काहे कि ऐसा बात वही लोग बोल सकते हैं जो 9 बजे काम टाइम होता है तो 9 बजे आएंगे और 5 बजे टाइम खत्म होता है तो 4:30 में ही अपना बोरिया बिस्तर सिमटने लगेंगे। वो ऐसा बोलेंगे कि बहुत काम करवाता है। गाली भी दे सकते हैं, बहुत खराब भी गाली दे सकते हैं। लेकिन किसी को अच्छा करना है, जूनियर लेवल से लेकर स्टाफ लेवल से लेकर मैनेजर लेवल, मैनेजर से उसके भी ऊपर लेवल पर जाना है, तो वो बोलेगा नहीं, नौकरी हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारे मालिक बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि उसको उस कंपनी को आगे बढ़ाना है, उस कंपनी का हिस्सा मानता है। और जो लोग कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी का हिस्सा मानते हैं, वही सच्चे मायने में उस कंपनी के हकदार होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं और वहां के प्रतिनिधि या दूत होते हैं। उसी प्रकार एक अच्छा रिज्यूम नियुक्तिकर्ता के मन में, जो आपको मतलब आपको जॉब पे रखता है, तो उसके मन में उम्मीदवारों के प्रति अच्छी और सकारात्मक धारणा उत्पन्न कराता है। एक अच्छा अगर रिज्यूम बना कर सुरीति दें, तो जो हमें नियुक्ति करता है उसके मन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा तो आपको रख सकता है। एक अच्छा स्वीकृति जो है किसी चुंबक की तरह हमें काम करता है, जो नियुक्तिकर्ता को आकर्षित कर लेता है। ठीक है। नौकरी में जो हमें सफलता चाहिए, उसके लिए योग्यता और व्यक्ति के साथ साथ सुकृत निर्माण की कला में निपुणता भी आवश्यक है। ध्यान रहे, पहली लड़ाई तो तुम्हारा सुकृत ही तुम्हारे लिए लड़ता है, पहली लड़ाई तुम्हारा रिज्यूम ही तुम्हारे लिए लड़ता है। इस लड़ाई में जीतने के बाद ही खुद लड़ने की बारी आती है कि अब हम लड़ लेंगे। अगर सुकृत कमजोर हुआ तो, आपका रिज्यूम कमजोर हुआ तो लड़ाई शुरू में ही खत्म हो जाती है, शुरू में ही आप धराशायी हो जाते हो, खत्म। नरेंद्र चाचा जी की बातों से अत्यंत प्रभावी हुआ और वह अपने कमरे में जाकर अपना सुकृत ले आया। कमरे में गया और अपना रिज्यूम लेकर आया, उसे चाचा जी को देते हुए बोला, चाचा जी क्या कमी है मेरे सुकृत में, क्या कमी है मेरे रिज्यूम में। चाचा जी ने सुकृत पर अपनी अनुभवी नजर दौड़ाई और परखा जाना उसमें, फिर बोले,
तुम्हारा स्वृत्त सही तरीके से नहीं बना है। कैसे? इसमें कमियां ही कमियां हैं। कैसे? मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं और इसलिए यह कह सकता हूं कि अगर तुम्हें साक्षात्कार का बुलावा मिल जाए तो तुम्हें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर इंटरव्यू का मौका मिले तो तुम्हें सफल होने से भगवान भी नहीं रोक सकते। तुम्हारे व्यक्तित्व में वे सारी खूबियां हैं जो एक अच्छे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव में होनी चाहिए। व्यापारी, मैनेजर, चाहे पहले का लोग क्या बोलते थे, मुंशी, तो मुंशी के लिए अच्छा आपके में योग्यता है। मगर तुम्हारा स्वृत्त इतने बुरे तरीके से बना हुआ है, इतना खराब दिख रहा है कि तुम्हारी गलत तस्वीर पेश करता है। कैसे? जानते हैं। और साक्षात की नौबत ही नहीं आती। अगर आप अपना स्वीकृत अच्छा बनाए तभी तो आपको अच्छा नौबत मिलेगा ना, वो भी सकारात्मक नौबत कि नौकरी के लिए आपको बुलाया जाए इंटरव्यू के लिए। और तुम्हें अपना स्वृत्त दोबारा तैयार करना होगा। नरेंद्र को अपनी भूल समझ में आ रही थी। वह बोला, चाचा जी, क्या आप अच्छा स्वृत्त बनाने में मेरा मार्गदर्शन करेंगे, मुझे बताएंगे? चाचा जी ने सोफे पर अपनी मुद्रा बदली और बोले, हाँ नरेंद्र, क्यों नहीं, आओ बैठो बैठो। मगर शुरुआत कहाँ से करूं? चलो, इतना तो अब तक तुम्हें भी मालूम हो गया होगा कि स्वृत्त एक विशेष प्रकार का लेखन है। मतलब रिज्यूम एक विशेष प्रकार का लेखन होता है जिसमें व्यक्ति विशेष के बारे में किसी विशेष प्रयोजन को ध्यान में रखकर सिलसिलेवार ढंग से सूचनाएं संकलित की जाती है। मतलब किसी को विशेष प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए उसको लाइन बाय लाइन अच्छे से उसको लिखा जाता है। नरेंद्र बोल पड़ा, वाह चाचा जी, वाह, क्या बात है। एक ही वाक्य में इतनी सारी बातें। यह तो गागर में सागर वाली बात हो गई। ये तो गागर में सागर वाली, मतलब एक मटके में एक सागर की पानी हटा दे वैसी बात हो गई। चाचा जी आगे बोले, हाँ बेटे, स्वृत्त के दो पक्ष है। स्वृत्त के रिज्यूम के दो पक्ष होते हैं। पहले पक्ष में वह व्यक्ति है जिसको केंद्र में रखकर सूचनाएं संकलित की जाती है। केंद्र में रख के उसको सूचनाएं संकलित की जाती है। दूसरा पक्ष उस व्यक्ति का, संस्था का है, कहाँ का है वो बच्चा, जिसके लिए या जिसके प्रयोजन को ध्यान में रखकर, जिसके लिए और उस काम को ध्यान में रखकर सूचनाएं जुटानी पड़ती है, चाहे जुटाई जाती है। पहला पक्ष है उम्मीदवार और दूसरा पक्ष है नियोक्ता। पहला पद है उम्मीदवार, मतलब हम, और उसके बाद से नियोक्ता, हमें नियुक्त करना है, आप कर लो, ठीक है। तो वहां पर ऐसे ही लिखा जाता है पक्ष बाई पक्ष। तो पहले अपना बायोडाटा लिखोगे, बाद में तुम डिस्क्लेरेशन दोगे, मतलब घोषणा करोगे कि सर हम इस काम के लिए बहुत अच्छे हैं, आप हमें चुन सकते हैं, हम आपको किसी भी गलती का भी एक मौका नहीं देंगे। अगर कभी गलती हो भी जाए तो आप उसमें हमारी मदद करेंगे और हमारे गलती को सुधारेंगे, ये हम आपसे अनुरोध करते हैं। इसलिए स्वित्र में वही सूचनाएं डाली जा सकती है जिनमें दूसरे पक्ष यानी नियोक्ता की दिलचस्पी हो। ऐसा पक्ष डालो जिसमें अगला देखकर आपको समझे कि हाँ भैया, इसको रखा जा सकता है, ये जरूरी वाला आदमी है। समझे कि नहीं समझे? समझे तो ठीक, नहीं समझे तो मैं फिर समझाऊंगा, आप कमेंट करके बता दो। वाह नरेंद्र, तुम तो खासे समझदार हो। कुछ बातें जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं उनमें पहली तो यह है कि स्वृत्त में ईमानदारी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ऑनेस्टी, ईमानदारी होनी चाहिए। किसी भी प्रकार के झूठे दावे या अतिशयोक्त किसी भी प्रकार के झूठे दावे या झूठा आशा से बचना चाहिए। यह मत भूलो कि नियोक्ता को उम्मीदवारों के चयन का अच्छा खासा अनुभव होता है, एकदम अच्छा खासा। गलत या बढ़ा चढ़ा कर दिए गए दावे से उन्हें धोखा देने की कोशिश खतरनाक बन सकती है कि हम धोखा दे रहे हैं इसलिए हमको वह डिससेलेक्ट कर देगा, आपको चुनेगा ही नहीं। अगर साक्षात्कार के लिए बुलाया भी गया तो उस दौरान कलई खुलने का पूरा, मतलब आपके बारे में पूरा बायोडाटा का क्या होगा, पूरा अंदेशा रहता है।
भैया अब मतलब खत्म है, बाजार नहीं मिलने वाला है कुछ भी यहाँ से। मगर इसका यह अर्थ नहीं है कि अपनी खूबियां और इच्छाएं बताने में तुम कंजूसी बरतो। यह भी नहीं कि अपनी इच्छाओं और खूबियों को मत बताओ, पूरा बताओ, लेकिन गलत बातों को मत बताओ। अपने व्यक्तित्व, ज्ञान और अनुभव के सबल पहलुओं पर जोर देना तो कभी भी नहीं भूलना। मतलब अपने ज्ञान और अपने ऐसे अनुभव के बारे में बताना मत भूलना, नहीं भूलना चाहिए जो जरूरी है। नरेंद्र चाचा की बातें गौर से सुन रहा था और उसके मन में एक प्रश्न उभरा। चाचा जी, सुवृत्ति की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? मतलब जो हमारा रिज्यूम है उसकी भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? देखो, भाग ऐसा आ गया है हिंदुस्तान का कि हिंदी समझाने के लिए इंग्लिश का मतलब इंग्लिश का सहारा लेना पड़ता है, समझे? इसलिए सुवृत्ति का मतलब आप समझो रिज्यूम। रिज्यूम को ही सुवृत्ति हिंदी में बोलते हैं। सुवृत्ति में अलंकारिक भाषा की गुंजाइश नहीं है। सुवृत्ति में ऐसी भाषा की गुंजाइश नहीं होती है जो थोड़ा डिफिकल्ट हो, और इसलिए इसकी शैली सरल, सीधी, सटीक और साफ होनी चाहिए ताकि पढ़ने वालों को सारी बातें एक ही नजर में स्पष्ट हो जाए और अर्थ निकलने के लिए दिमाग पर जोर न डालना पड़े, और उस अर्थ को निकालने के लिए दिमाग पर ज्यादा जोर न डालना पड़े, वैसा काम करो। नरेंद्र ने अगला प्रश्न पूछा, क्या सुवृत्ति के आकार प्रकार को लेकर भी कोई नियम होता है? चाचा जी ने जवाब दिया, इसका कोई निश्चित नियम तो नहीं है, कोई भी निश्चित नियम नहीं है, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि सुवृत्त न तो जरूरत से अधिक लंबा हो और ना ही जरूरत से ज्यादा छोटा हो। मतलब मीडियम साइज में होना चाहिए। आज के समय में A4 पेपर में रिज्यूम बनाओ, 2 पन्ने, 1 पन्ने, 3 पन्ने, कितना भी पन्ने में बनाओ, लेकिन 4 पन्ने से ऊपर मत जाना। अगर बहुत संक्षिप्त हुआ तो, बहुत छोटा हुआ तो उसमें अनेक जानकारी, अनेक जरूरी चीजें आने से रह जाएगी, जरूरी चीजें नहीं आएगी। दूसरी ओर यदि बहुत लंबा हुआ तो, बहुत बड़ा हुआ तो पढ़ने वाला अनेक पहलुओं को नजरअंदाज कर सकता है और आपको वहां से निष्पादित, मतलब वहां से डिसरेक्ट कर सकता है, आपको नहीं चुनेगा। लेकिन चाचा जी, आप अपने अनुभव के आधार पर कुछ गुण तो बता ही सकते हैं, मतलब कुछ गुण, मतलब अच्छे बातें तो बता ही सकते हैं। बेटे, ध्यान देने की बात यह है कि जब पद बहुत बड़ा होता है, जब मकसद बहुत बड़ा होता है, तो उसके लिए उम्मीदवार भी कम होते हैं। मसलन यदि मैनेजिंग डायरेक्टर के पद के लिए विज्ञापन दिया जाए तो गिनती के लोग ही अपना सुवृत्ति भेजेंगे, एकदम गिनती के लोग। वे सारे लोग अच्छी योग्यता और व्यापक अनुभव वाले होंगे, अच्छी योग्यता और बहुत ज्यादा अनुभव वाले होंगे। अतः इन स्थितियों में सुवृत्ति यदि 9-10 पृष्ठों का भी हुआ, 9-10 पन्नों का हुआ, तो उसे ध्यान पूर्वक और बारीकी से पढ़ा जाएगा कि भैया ये पोस्ट बहुत बड़ा है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ो। लेकिन यदि नीचे के पद के लिए विज्ञापन दिया गया है तो बड़ी संख्या में आवेदन जाएगी, बहुत बड़ी संख्या में। और यहाँ पर यदि सुवृत्ति 2-3 पृष्ठों से अधिक लंबा हुआ तो पढ़ने वाला अपना धैर्य खो बैठेगा और आपको वहां से पेपर आपका फाड़ कर फेंक देगा, कहेगा कि नहीं, जरूरत नहीं है ऐसा पढ़ने का, और वहां से फाड़ कर आपको सही में फेंक देगा। यानी मेरी तरह जो कॉलेज से तुरंत निकला है, कॉलेज पास किया है, उसका सुवृत्ति 2-3 पन्नों से अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यही है कि रिज्यूम लेटर 3 पन्ने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 से 3 ज्यादा नहीं, एक से बेसी 2, 2 से 3, 3 से बेसी हुआ तो अच्छा नहीं होगा, रिज्यूम फेल हो जाएगा आपका। चाचा जी बोले, हाँ, मोटे तौर पे तुम ऐसा मान सकते हो। एक और बात, सुवृत्ति साफ सुथरे ढंग से अंकित या कंप्यूटर मुद्रित होना चाहिए, अंक के अनुसार अच्छे से लिखा कंप्यूटर के द्वारा होना चाहिए। व्याकरण संबंधी
भूलों को भी, व्याकरण संबंधी भूलों को भी दूर कर लेना चाहिए। ये बातें छोटी लग सकती है, मगर उम्मीदवारों के प्रति विपरीत धारणा, उम्मीदवारों के प्रति विपरीत धारणा उत्पन्न करती है और नियोक्ता को ऐसा लग सकता है कि उम्मीदवार या तो लापरवाह है या फिर उसकी शिक्षा दीक्षा ढंग से नहीं हुई है। बात यहाँ पर आ जाती है कि बात साफ है कि उनकी शिक्षा दीक्षा अच्छे से नहीं हुई है। नरेंद्र ने बात को आगे बढ़ाया और आगे बोला, चाचा जी, शुरू में आपने कहा था कि सुवृत्त व्यक्ति विशेष के बारे में सूचनाओं का सिलसिलेवार संकलन है, मतलब व्यक्ति के बारे में लाइन बाय लाइन उसके बारे में बताना। क्या आप इसे और समझाएंगे? सूचनाओं का सिलसिला किस प्रकार का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताते हैं जस्ट नीचे। चलिए, चाचा जी अपनी अनुभव सिद्धवाणी से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेटे, सुवृत्त सूचनाओं का एक अनुशासित प्रवाह है, मतलब एक आपके सूचनाओं का लाइन बाय लाइन बताए जाने वाला वाक्य है। ठीक है, यानी इसमें प्रवाह और अनुशासन दोनों ही होने चाहिए। प्रवाह मतलब लाइन बाय लाइन, और अनुशासन भी कि कैसे हम लिख रहे हैं, सब होना चाहिए। प्रवाह व्यक्ति परिचय से प्रारंभ होता है और शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, प्रशिक्षण, उपलब्धियां, कार्योत्तर गतिविधियां इत्यादि पड़ावों को पार करता है। अब कितने पढ़े हैं, कितना योग्यता है, अनुभव क्या है, प्रशिक्षण क्या है, उपलब्धियां क्या है, आपके में कार्य क्षमता कितना है, ये सब लाइन बाय लाइन लिखना चाहिए। बाद में घोषणा लिखना पड़ता है और अपनी पूर्णता प्राप्त करना होता है। और सुवृत्त के जो ये अव्यय मैंने तुम्हें बताए हैं और सुवृत्त के जो भी उपाय, अव्यय मतलब जो भी मैंने उपाय तुम्हें बताया है, वे केवल उदाहरण के लिए है। आवश्यकता अनुसार इसमें फेरबदल किए जा सकते हैं, आवश्यकता के अनुसार ऊपर नीचे भी किया जा सकता है। नरेंद्र ने जिज्ञासा प्रकट की कि कोई भी व्यक्ति परिचय में क्या क्या बातें होनी चाहिए, मतलब परिचय में क्या क्या बातें होनी चाहिए। चाचा जी ने समझाया कि व्यक्ति परिचय के अंतर्गत उम्मीदवार का नाम, जन्म तिथि, उम्र, उसके बाद से पता, तब पत्र व्यवहार का पता, क्यों भेजे हैं, कहां से भेजा गया है, और टेलीफोन नंबर, ईमेल का पता आदि सूचनाएं दी जाती है जो आपके उम्मीदवार के व्यक्तिगत बात से आ जाती है। आगे, व्यक्तिगत परिचय में जन्म तिथि और माता पिता का नाम अवश्य डालना चाहिए। आपके नाम के नीचे अपने माता पिता का नाम डालना चाहिए। जिन पदों के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आते हैं वहां एक ही नाम के कई उम्मीदवार होते हैं। पिता के नाम और जन्मदिन के आधार पर उनमें आसानी से भेद किया जा सकता है, मतलब उसमें परिवर्तन चाहे अंतर किया जा सकता है कि ये हैं। नरेंद्र ने अलग अलग सवाल उठाया, चाचा जी, व्यक्ति परिचय के बाद किस प्रकार की सूचनाएं डाली जानी चाहिए? तो एक बड़ा सा लाइन देकर अपने क्वालिफिकेशन डालो, उसके बाद से कहाँ तक पढ़े हो उसको डाल दो, फिर से अपने स्पेशल फीचर, टेक्निकल इशू, फिर उसके बाद से अपने डालो पर्सनल डिटेल्स, उसके बाद से डिस्क्लेरेशन, उसके बाद से आप कहीं काम करते हो तो कितना देर काम करे, ये सब लिखना पड़ता है उसमें। तो नरेंद्र ने अगला सवाल उठाया, क्या क्या डालना चाहिए? ठीक है, यदि उम्मीदवार किसी बड़े पद के लिए आवेदन कर रहा है तो उसके बाद उसमें कैसा क्या क्या होना चाहिए, जो मैं आपको अगले भाग में बताता हूं। आपको जो भी डाउट हो, जो भी दिक्कत हो, बेझिझक कमेंट करके हमसे बता सकते हैं। झिझकने का नहीं, डरने का भी नहीं, तुरंत आप बताओ, आपको तुरंत मैं बताऊंगा 24 घंटे के अंदर में कि आपने क्या गलती किया है। आप अपना रिज्यूम चेक करना चाहते हो तो आप मेल पर भेज सकते हैं, हम चेक करके सही गलत का मतलब उसमें बता भी देंगे। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।